नमस्कार। संगम युग इतिहास की चीरती हुई आवाज थी। दक्षिण भारत की धरती पर, खास तौर पर तमिलनाडु राज्य में कभी सिर्फ राजाओं एवं युद्धों की कहानी नहीं थी, बल्कि यह भावनाओं, प्रेम और संघर्ष की गहराई की भी कहानी रही है। मदुरै की सभाओं में बैठे कवियों की गूंज, जो सिर्फ कविताएं नहीं लिखती थी बल्कि की भावनाएं लिखती थी और दिल की बातें इतिहास बनकर रह गई थी। ऐसा नहीं है कि इतिहास सिर्फ संस्कृत या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, कुछ तमिल भाषाओं में भी हैं जो बहुत सी महत्वपूर्ण बुक्स लिखी गई थी पुराने कवियों द्वारा, उन्हें ही संगम साहित्य में रखते हैं। इसमें प्रेम और विरह की कहानियां भी रही हैं। यहाँ प्रेम सिर्फ खुशी नहीं होता है, जुदाई का दर्द, इंतजार की बेचैनी और मिलन की छोटी सी खुशी। पहले क्या होता था, आज की तरह व्हाट्सएप वगैरह चीजें नहीं होती थी। जिस महिला का पति कहीं बाहर दूसरे देश में कमाने के लिए जाता था तो वो उसके विरह में पागल हुई रहती थी और बहुत ही बेचैन रहती थी कि कब घर आए। ये सब समस्याएं उस संगम साहित्यों में लिखी हुई हैं। इन कविताओं में ऐसा लगता है जैसे हर शब्द दिल की गूंज रही हो। वीरता एवं बलिदान की कहानी भी इसमें रही है। दूसरी तरफ युद्ध में खड़े वीरता की कहानी, जो योद्धा मैदान में खड़े हैं, अपने प्राणों की परवाह किए बिना खड़े हैं, सम्मान और कर्तव्य के लिए खड़े हैं। इन कवियों ने उनकी वीरता को अमर बना दिया था। कवि सिर्फ लेखक नहीं होते हैं, वो सच के दूत भी होते हैं। जैसे कैपिलर और अवेयार, इन्होंने राजाओं की तारीफ भी की, लेकिन सच बोलने से कभी डरे नहीं। प्रकृति और जीवन की कहानियां भी इन्होंने लिखी हैं, पहाड़, नदियां, जंगलों के बारे में भी। पहले जो संगम साहित्य में लिखा सब कुछ भावनाओं के साथ जुड़े हुए उन्होंने काव्य कृतियां रची हैं, जो तमिल भाषा में रची हैं। जैसे कि प्रकृति भी इंसान के साथ हंसती भी है और रोती भी है, ऐसा दर्शाया गया है कविताओं के माध्यम से। संगम साहित्य सिर्फ कविता नहीं है, यह उन लोगों की आवाज है जो हजारों साल पहले हमारे जैसे महसूस करते थे। तो आइए कुछ यहाँ समझते हैं। प्रथम संगम साहित्य मदुरै था। इसकी स्थापना अगस्त्य मुनि इसकी स्थापना अगस्त्य ऋषि ने की थी। इस संगम में 89 पांडे राजा थे, 549 संस्थान रहे हैं और 7 कवि थे और 4,999 लेखकों ने इस संगम में भाग लिया था। जो सभी संस्थानों के इकट्ठे होकर बैठकर कुछ ऐसी गोष्ठियां की थी और उनके माध्यम से बहुत सी ऐसी कविताएं, रचनाएं लिखी गई थी। ये इन संगम साहित्यों में लिखी गई थी। अगस्त्य ऋषि जो थे और एक थे कौंडिन्य ऋषि, इन्होंने आर्यों की परंपराओं को आगे दक्षिण भारत में बढ़ाने का या फैलाने का काम किया है और इन्होंने बढ़ चढ़कर वहां पर इसको फैलाया था। आर्य द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ। ये भी उस समय ऋषि अगस्त्य की मृत्यु हो चुकी थी और तोलक पियरर ने कार्यभार संभाला उस समय का। ये ही वहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसी ने यह संगम करवाया था और इसमें 59 पांडे राजाओं ने भाग लिया था और 49 यानी के 49 संस्थान थे उस समय में और 33,000 कवियों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। यानी ये सब मिल बैठ के रचनाएं लिखते थे, उनके बारे में डिस्कस करते थे। जैसे आज काव्य गोष्ठियां होती हैं, उसी प्रकार ये वहाँ पर दक्षिण भारत में ये होती थी। अब आगे समझते हैं। एक ग्रंथ और रचा था तोलक कपियर ने। जो ग्रंथ लिखा था वो ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा गया था और तोलक पियम थे उस ग्रंथ का नाम था। तोलक पियम नाम जो लिखने वाले थे तो तोलक पियरर थे और जो ग्रंथ था उसका ग्रंथ का नाम क्या था? तोलक पियम ग्रंथ का नाम ये था। इसको तमिल वेद भी कहते हैं। तमिलों का वेद यानी कि जो दक्षिण भारत में लिखा गया था, इसे तमिलों का वेद भी कह सकते हैं, छोटा वेद। ये जैसे पहले वेद पुराण लिखे गए थे ना, इसी तरह दक्षिण भारत में ये वेद लिखा गया था। इसमें क्या हुआ था? इलत्थु में क्या हुआ था? इलत्थु जो था उसमें वर्ण विचार थे। वर्ण विचार इलत्थु में। इसके बाद शोल किसको कहते थे? ये तमिल भाषा का शब्द है इलत्थु। जैसे हम हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं, इसी तरह जो तमिल भाषा उसमें इलत्थु कहते हैं। दूसरी ओर सोल
तमिल भाषा में सोल वाक्य विचार को कहते हैं, वाक्य विचार को। और फिर है पारुल, ये वस्तु को कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तमिल भाषा में लिखे हुए इलथु वर्ण विचार, शोल वाक्य विचार और पारुल वस्तु। आगे हुआ था तीसरा संगम, द्वितीय संगम। इसकी स्थापना जो की थी नक्कीरर ने की थी। किसने? नक्कीरर ने, नक्कीरर ने। और ये भी तमिल भाषा में ही लिखा गया था। इसमें 49 पांडे राजाओं ने भाग लिया था। 49 इसमें संस्थान रहे थे और 449 कवियों ने संगम की पुस्तकों के मतलब संगम की जो पुस्तकें थी उनमें भी भाग लिया था। पुस्तकें लिखने में, पुस्तक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भी इन्होंने इसमें भाग लिया था। और कुछ पुस्तकें और भी लिखी गई थी। इन पुस्तकें के नाम क्या क्या थे जो तमिल भाषा में लिखी गई थी अलग अलग उसमें लेकर के? तो उन पुस्तकों का नाम था वैरी से, पुस्तक का नाम वैरी से, दूसरी पुस्तक का नाम था वरी और पीर पादल। इस तरह ये लिखे गए थे। और इनमें ना जितने भी बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के सभी कवियों ने या लेखकों ने इसमें भाग लिया था। जितने भी ये कवि रहे तीनों धर्मों को लेकर के। आगे समझते कुछ समकालीन कवि भी रहे इनके साथ साथ चलने वाले, जैसे कि सिथलाई सतनार थे। ये बौद्ध धर्म के व्यापारी थे, यानी कि व्यापार करने वाले थे। इसने भी कुछ काव्यकृतियां लिखी थी। उन्होंने काव्यकृतियों में क्या बताया था? इसमें मणि मेकले में मणि माधवी नाम की एक कौलिन की पुत्री थी, उसके कथा को इसमें दर्शाया गया है। जो ये कथा है ये 1400 साल पुरानी है। फिर था इलोगो आडिगल, पुस्तक का क्या नाम था इसकी? शिल्प अधिकारम। इसमें 30 सर्ग है, 30 सर्ग थे। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन एवं उसकी पत्नी की कहानी दर्शाई गई है। पत्नी कागणी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी को इसमें दर्शाया गया। जो ये इलेगो आडिगल पुस्तक थी जो शिल्प अधिकारम ने 30 सर्गों में लिखी थी। एक पुस्तक का नाम था, लिखने वाले तिरुवल्लुवर कवि थे। इसकी पुस्तक का नाम कुराल था। यह पुस्तक नीति, राजनीति और आर्थिक जीवन के बारे में पूरा इसमें लिखा गया था। एक थे रुद्र शर्मन जी जिसने अहनारूर नामक की पुस्तक लिखी थी। नकरेर ने एक पुस्तक का निर्माण किया था, पुस्तक लिखी थी मरु गरकर का पयपादन नाम की पुस्तक नकरेर ने लिखी थी, जो कि तमिल भाषा में लिखी हुई पुस्तक थी। संगम साहित्य के काव्यों को 2 भागों में बांटा गया था उस समय में, अक्कम और पूरम भागों में। संगम 2 भागों में बांटा गया था। वो कौन कौन से 2 भाग थे? कम एवं पूरम। अक्कम और पूरम नामक 2 भागों में बांटा गया था। अक्कम में काव्यों का मूल होता था और पूरम में काव्यों का विषयों के बारे में बताया जाता था। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।